तरह से रहा ये क्या? देखिए, डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा का अनावरण था धमतरी जिले में डुबली में। और लोहिया जी ने 1955 में आदिवासियों के जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई शुरू की थी, जिसमें 18 गांव के लोगों को अभी तक वहां पे पट्टा मिला है। अभी रघु ठाकुर जी ने भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो आज गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके जो प्रतिमा लगाई थी उसका अनावरण था, उसी कार्यक्रम के लिए आया था। और आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ बैठक भी हुई, गोपाल साहू जी और सभी पदाधिकारियों के साथ। तो कार्यक्रम यही था मेरा। सर, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं बैठक को? और कल भी एक एनडीए शासित राज्य की सीएम देखिए, की बैठक। नीति आयोग की बैठक जो है वो एक औपचारिकता मात्र रह गई है। जब तक दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारे प्रतिनिधि या कई बार मुख्यमंत्री स्वयं जाते थे। जो सुझाव दिया जाता था वो मानते नहीं थे, और जो भाजपा शासित राज्य थे उनको पहले से स्क्रिप्ट दे दी जाती है, वही बोलते हैं जो सरकार, केंद्र की सरकार चाहती है। यही पंजाब के साथ होता है। पंजाब जब कोई सुझाव देता है उसको नहीं सुनते, मानते। तो नीति आयोग एक औपचारिकता मात्र रह गया। उसमें आने वाले सुझाव, चाहे वो जीएसटी से संबंधित हो या किसी बात से संबंधित हो, उस पर केंद्र की सरकार ध्यान नहीं देती, और उनके जो एजेंडा रहते हैं उसी को बढ़ाने का काम करते सर, हैं वो ममता लोग। बनर्जी और अन्य नेताओं ने इससे दूरियां भी बना ली हैं इस बैठक से इसी कारण संबंधित। से, क्योंकि विपक्ष के लोगों की बात सुनी नहीं जाती, उससे निराश होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। सर, कोविड के केसेस दोबारा देश में बढ़ने शुरू हो गए हैं, किस तरह से इसको लेकर दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्या तैयारी है? मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को इस पे कोई ना कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां जहां से उनको, जिन जिन राज्यों से ऐसी सूचनाएं आई हैं, अब वो चाहे महाराष्ट्र हो या बाकी जो दूसरे राज्य हैं, तो जिससे जनता को जानकारी भी हो सके, और क्या इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या हम लोग उसके लिए कदम उठा रहे हैं, उसकी भी जानकारी देनी सर, चाहिए। ये संसदीय दल जो है भेजा गया है विदेश अलग अलग पार्टियों के लिए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, संसदीय दल भेजा जाना कोई गलत नहीं है। जरूर देश का पक्ष दुनिया के अलग अलग देशों में जाके रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपने 73 देशों की यात्रा की, 129 बार आप विदेश यात्रा पे गए, मोदी मोदी के नारे लगाए गए, आपका मित्र ट्रंप, उसके लिए आपने चुनाव का प्रचार भी किया, और आपने हासिल क्या किया? आपकी विदेश नीति तो पूरी तरीके से फेल रही। एक भी देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, किसी ने आपका समर्थन नहीं किया पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त। क्यों नहीं किया? ये तो हमारी गौरवमयी, हमारी पराक्रमी सेना, हमारी बहादुर सेना को हम लोग नमन करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीओके पे कब्जा कर सकती थी सेना, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया सेना ने, लेकिन किसी देश ने तो आपका समर्थन नहीं किया। यहां तक कि जो एक राष्ट्रपति न्यू पपुआ गनी के जो पैर छू रहे थे मोदी जी के, वो भी समर्थन में नहीं आए। तो इसका मतलब विदेश नीति आपकी फेल रही। तो अब आपको याद आ रहा है कि विपक्ष में भी कुछ समझदार सांसद हैं, उनको विदेशों में भेजना चाहिए भारत का पक्ष रखने के लिए। ये पुलवामा के बाद आपको क्यों याद नहीं आया? ये उरी के बाद क्यों नहीं याद आया? ये गलवान घाटी की घटना के बाद जब हमारे 20 जवान वहां शहीद हुए, उस वक्त प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं याद आया कि ऐसा एक सर्वदलीय संसदीय दल विदेशों में भेजना चाहिए? तो बहुत देर से उन्होंने ये फैसला लिया। भारत का पक्ष अलग अलग दलों के सांसद जाके रखेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन ये फैसला पहले लेना चाहिए था, जब विदेश नीति के मामले में फेल हुए प्रधानमंत्री, तब वो ये फैसला ले रहे सर, हैं। संसदीय सत्र बुलाने की भी लगातार मांग की जा रही थी, क्या लगता है कि सब जायज संसदीय है? सत्र बुलाने की मांग तो हम लोगों ने बार बार की, लेकिन जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब से यात्रा छोड़ के आने के बाद सर्वदलीय बैठक में शामिल न होकर बिहार के चुनाव रैली में शामिल होते हैं, फिल्मी सितारों को संबोधित करने जाते हैं, आंध्र प्रदेश और केरला में वहां पे हंसी मजाक करते हुए देखे जाते हैं मंचों पे, उस प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करना कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे अब फिर से, या कोई सत्र बुलाएंगे संसद का, मुझे लगता है कि हम लोग गलतफहमी में हैं, ऐसा वो करेंगे नहीं। सर, राहुल गांधी पूछ गए थे लोगों से मुलाकात की जो घायल हुए थे उस दौरान,
और उन्होंने कहा है कि लोगों ने कहा है उनको ये बात देश भर में उठाने के लिए। देखिए, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के दर्द, उनकी तकलीफ को, उनकी परेशानियों को उठाएं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वो एक बड़ा सवाल इस वक्त है। प्रधानमंत्री सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंदूर के सेल्समैन बन गए हैं। प्रधानमंत्री जी सिंदूर का सौदा कर रहे हैं और सिंदूर के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने अभी एक रैली में कहा कि उनके नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के नसों में, उनके शरीर में नौटंकी बह रही है, इसके अलावा कुछ नहीं बह रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हमारी उन बहनों के जिनके माथे के सिंदूर उजाड़े गए, वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं? उन पे तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आपके पोस्टर लग रहे हैं। सेना की वर्दी आपने पहन ली है, चश्मा लगा लिया है, हाथ में हेलमेट लिया है। क्या है आप? ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, सेना अध्यक्ष हैं, क्या हैं आप? तो आप सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं। एक फिल्म आई थी सौदागर दिलीप कुमार की, प्रधानमंत्री जी नई फिल्म रिलीज किए हैं सिंदूर के सौदागर, और इस देश की जनता इस बात को समझ रही है। मुझे लगता है कि सही वक्त पे लोग जवाब देंगे। ट्रंप के दबाव में जिस तरह से सीज फायर किया गया, वो भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि हमारी सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी। उस वक्त भारत से नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सीज फायर डिक्लेयर किया जाना हमारी संप्रभुता के साथ, हमारे स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। सर, 1960 निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि 1968 में गुजरात के कच्छ के रण का 828 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान को देना के लिए निशाना साधा है। देखिए, कौन क्या कह रहा है वो मैं नहीं जानता। अभी तो ये लोग गए हुए हैं विदेश यात्रा पे, और उनको ये जिम्मेदारी इस वक्त है कि वो भारत का पक्ष वहां जाके रखें। भारत की बुराई करने के लिए नहीं गए हैं। तो भारत की बुराई मत कीजिए, भारत का गौरवमयी इतिहास वहां पे रखिए। आतंकवाद से हमारा देश किस तरह से पीड़ित रहा है इसको रखिए। संसद पे हमला हुआ है, अक्षरधाम पे हमला हुआ है, हमने आतंकवाद के बहुत से दंश झेले हैं। पठानकोट में हमला हुआ है, उड़ी में हमला हुआ है, पुलवामा में हमला हुआ है, अभी पहलगाम में हमला हुआ है। तो आप वो पक्ष रखिए कि हम आतंकवाद से किस तरह से पीड़ित रहे हैं और दुनिया का समर्थन जुटाइए। अभी ये वक्त नहीं है कि आप भारत की बुराई विदेशों में जाके करें। सर, मणिपुर में हालात अभी भी ठीक नहीं है, 40 घंटे का बंद है। इम्फाल वैली में लोगों की जो लाइफ है वो अभी रुक गई है। ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। भारत के प्रधानमंत्री 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया, अभी तक मणिपुर नहीं गए और हिंसा वहां लगातार हो रही है। हम लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक ये मामला उठाया। मैं वो सांसद हूं जो 11 महीने तक सस्पेंड रहा हूं। सिर्फ अपराध ये था कि मैंने मणिपुर का मामला संसद में उठा दिया था। तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सस्पेंड रहने वाला सांसद हूं मैं। गुनाह था सिर्फ मणिपुर का मुद्दा मैंने उठाया था। तो प्रधानमंत्री को और भारत की सरकार को मणिपुर के तरफ ध्यान देना चाहिए, वो भी भारत का हिस्सा है। उसके साथ आप ऐसा सौतेला व्यवहार मत कीजिए। सर, चिकन नेक जो है मणिपुर और बाकी जो हिस्सा है उसको लेकर के भी चाइना से कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार दिखाई दे रही है, और ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, इंडिया के रिलेशंस किस तरीके से देखते हैं? तो देखिए ना आप, 16 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हमने कुछ वर्षों में अभी चाइना को दिया है। 16 लाख करोड़ रुपए, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं। चीन के माल को कैसे धीरे धीरे कम करेंगे हिंदुस्तान में, इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। वो चाइना के साथ आयात लगातार बढ़ा रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर डिपेंडेंसी आपकी लगातार बढ़ रही है। और क्या किया चाइना ने? जिस चाइना को आप 16 लाख करोड़ रुपए का व्यापार देते हैं, वो चाइना पाकिस्तान को हथियार देता है कि मारो भारत वालों को। तो ये फिर मैं दोहराऊंगा कि ये हमारी जो आर्थिक नीति है, विदेश नीति है, उसका सबका एक फेल्योर है जिसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए। चले।